कहानी की शुरुआत होती है श्रीलंका से। वहां के घने जंगलों में जहां सूरज की रोशनी भी पत्तों के बीच से लड़खड़ाकर नीचे आती है। इन जंगलों में श्रीलंकन आर्मी खुदाई करवा रही होती है और उनके साथ होते हैं कई मजदूर। इन्हीं मजदूरों की भीड़ में एक चेहरा है जो बाकी सबसे अलग है, राणा तुंगा। वह एक सामान्य मजदूर की तरह दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चलता है। उसके साथ उसके 3 भाई भी हैं, जिनमें से एक का नाम है सोलू। खुदाई के दौरान अचानक एक बड़ा बक्सा मिलता है, ऐसा बक्सा जो सोने से भरा होता है। उसकी चमक देखकर राणा तुंगा और उसके भाई तय करते हैं कि अब यह खजाना सिर्फ उनका होगा। वे चारों मिलकर आर्मी पर हमला कर देते हैं, बंदूकें छीनते हैं, सिपाहियों को मारते हैं और किसी तरह उस बक्से को लेकर भाग जाते हैं। एक जहाज से समुद्र के रास्ते वे भारत की ओर निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश के तट पर। भारत पहुंचते ही सबसे पहले वे सोने का बक्सा छिपा देते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही लोकल पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और थाने ले जाती है। वहां पता चलता है कि वे चारों असल में श्रीलंकाई नागरिक हैं जो अवैध रूप से भारत में घुसे हैं, लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। राणा तुंगा और उसके भाई थानेदार को सोने की घूस देते हैं और वह रिश्वत लेकर न सिर्फ उन्हें छोड़ देता है, बल्कि उनके लिए नकली भारतीय आईडी बनवाकर उन्हें नागरिक भी घोषित कर देता है। इसके बाद राणा तुंगा और उसके भाई वहीं बस जाते हैं और धीरे धीरे पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं। जो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है वह खत्म कर दिया जाता है। समय बीतता है और राणा तुंगा के कब्जे में चीज गांव आ जाते हैं। हर कोई उसका नाम सुनकर कांपने लगता है। 35 साल बाद नई दिल्ली, हम देखते हैं भारत की राष्ट्रपति वसुंधरा को। अचानक उन्हें उनके ऑफिस बुलाया जाता है, जहां उन्हें एक रहस्यमयी कुरियर सौंपा जाता है। जैसे ही वो कुरियर खोलती है, उनके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। अंदर होते हैं कई लोगों के कटे हुए अंगूठे और एक चिट्ठी। चिट्ठी किसी 7-8 साल की बच्ची ने लिखी होती है। उसे अपनी किताबों से सिर्फ एक बात पता थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे ताकतवर होता है, और यही सोचकर उसने वह गुहार लगाई थी। चिट्ठी में वो बच्ची लिखती है कि अब गांव की आखिरी उम्मीद वही है। उनके गांव के लोग इतने टूट चुके हैं कि इस बार उन्होंने अंगूठे भेजे हैं, लेकिन अगली बार अगर मदद नहीं मिली तो वो अपने सिर भेज देंगे। ये पढ़कर राष्ट्रपति वसुंधरा अंदर तक हिल जाती है। एक मासूम बच्ची को जब कोई उम्मीद नहीं बची, तब उसने देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे इंसान को पुकारा। लोकल पुलिस और सरकार दोनों ने आंखें मूंद ली थी। राष्ट्रपति को समझ आ जाता है ये मामला सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि इंसानियत का है। वो तुरंत सीबीआई के सीनियर ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलाती है, उन्हें विशेष अधिकार देकर भेजती है उस गांव में जाकर सच्चाई सामने लाने के लिए। अब सीन कट होता है। कैमरा सीधा उस गांव में जाता है जहां से चिट्ठी आई थी। वहां दिखता है 1 लड़के जिन्होंने अंगूठे भेजे थे अब जिंदा नहीं है। राणा तुंगा और उसके आदमियों ने सबको मार दिया है। पूरा गांव डर से चुप है, जैसे हर गली में मौत बैठी हो। इसी डर और सन्नाटे के बीच गांव के पुलिस स्टेशन में एक नई सब इंस्पेक्टर की एंट्री होती है, विजय लक्ष्मी। जब उसे इन हत्याओं की खबर मिलती है, वो गांव में जाती है, लोगों से बात करती है और फिर धीरे धीरे उसे सच्चाई समझ आने लगती है। इन सब के पीछे राणा तुंगा है। विजय लक्ष्मी फैसला करती है अब डर का अंत होगा। वो अपनी पुलिस टीम को इकट्ठा करती है और राणा तुंगा को गिरफ्तार करने निकलती है। लेकिन जैसे ही टीम को पता चलता है कि टारगेट कौन है, राणा तुंगा, उसके मेल ऑफिसर्स डर कर पीछे हट जाते हैं। कोई भी उसके खिलाफ जाने को तैयार नहीं, लेकिन कुछ हैं जो डर को चुनौती देना जानती है। महिलाएं 7-8 फीमेल ऑफिसर्स विजय लक्ष्मी के साथ खड़ी होती है और अब बिना किसी मर्द के सिर्फ अपने हौसलों के साथ ये छोटी सी फोर्स निकल पड़ती है राणा तुंगा के अड्डे की तरफ। राणा तुंगा के घर जब विजय लक्ष्मी और उसकी साथी महिला अफसरें पहुंचती हैं, तब उनका सामना उसकी बीवी भारती से होता है। और भारती वो किसी आम औरत जैसी नहीं थी, वो अपने पति की परछाई थी। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये महिलाएं राणा को अरेस्ट करने आई हैं, वो गुस्से से बौखला जाती है। एक इशारे पर सारे गुंडे इन अफसरों को पकड़ लेते हैं। एक एक कर उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश होती है और फिर उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया जाता है, जैसे शेरनियों को पिंजरे में डाला हो।
कमरे के कोनों में सिसकती ये औरतें अब किसी मसीहा के इंतजार में हैं, कोई जो इस अपमान का बदला ले। और वहीं सीन शिफ्ट होता है। अब कैमरा अयोध्या में एक चेहरे पर टिकता है, जाट। सनी देओल की एंट्री होती है। शेर की तरह छाती चौड़ी, आंखों में आग, लेकिन नीयत में सच्चाई। वो एक ट्रेन पकड़ता है, इंडिया घूमने निकला है, लेकिन किस्मत उसे वहीं खींच लाती है, आंध्र प्रदेश, जहां ट्रेन पटरी पर रुक जाती है। भूख उसे ट्रेन से बाहर निकालती है, एक ढाबे तक ले जाती है जहां इडली की प्लेट उसके हाथ में होती है। लेकिन तभी गुंडों की एंट्री होती है। गुंडे ढाबा तोड़ते हैं, लोगों को डराते हैं और एक का धक्का सनी की इडली गिरा देता है। अब कहानी नहीं, आग शुरू होती है। जाट उस गुंडे के पास जाता है, सीधा और साफ कहता है, मेरी इडली गिराई, माफी मांग। गुंडा हंसता है, लेकिन ये हंसी आखिरी होती है। सनी देओल एक चाटा मारता है और फिर शुरू होता है असली तूफान। गुंडों को पीट पीट कर उन्हीं की गाड़ी में लादता है और बोलता है, अब तुम्हारा बॉस राम सुपर रेड्डी मुझसे माफी मांगे। राम सुपर रेड्डी एक लोकल पॉलिटिशियन जिसकी चलती है इस पूरे इलाके में। जाट राम सुपर रेड्डी के घर पहुंचता है और वहां का नजारा उसकी आंखें खोल देता है। धन से भरे बक्से एक के बाद एक गाड़ियों में लादे जा रहे हैं, जैसे भ्रष्टाचार खुद अपना घर बदल रहा हो। लेकिन जाट वहां सिर्फ तमाशा देखने नहीं आया था। वो सीधा राम सुपर रेड्डी से आंख मिलाकर कहता है, तू सॉरी बोलेगा। राम सुपर रेड्डी ठहाके मारता है और अपने गुंडे उस पर छोड़ देता है। गलती करता है, क्योंकि अगले 10 मिनट में उसकी हवेली अखाड़ा बन जाती है। गुंडे उठते हैं, दीवारें कांपती हैं और जाट अकेले सबको पटक पटक कर सीधा कर देता है और आखिर में खुद राम सुपर रेड्डी को भी जमीन पर पटकता है। लेकिन फिर भी सॉरी नहीं, बल्कि वो धमकी देता है, मेरा बॉस सोमोलू है, उससे बात कर। अब जाट की आंखों में हल्की सी मुस्कान आती है। अब उससे सॉरी बुलवाऊंगा, वो कहता है और उन सबको गाड़ी में लादकर सीधा निकल पड़ता है सोमोलू की तरफ। सीन कट। सोमोलू एक सरकारी दफ्तर में है। उसने अफसरों को बंदी बनाकर फर्जी स्टैंप पेपर्स पर दस्तखत करवा रखे हैं। नकली मोहर, झूठे दस्तावेज और बाहर पुलिस नहीं, डर का पहरा है। लेकिन जाट अब वहां भी घुस आता है। कोई गेट नहीं रोकता उसे, कोई बंदूक नहीं डराती उसे। वो सोमोलू के सामने पहुंचता है और वही बात दोहराता है, तू सॉरी बोलेगा। सोमोलू हंसता है, हमला करता है। जवाब में जाट फिर वही करता है, तहलका। हर गुंडे को उड़ाता है, दीवारों से टकराता है और जब सोमोलू की हालत खराब हो जाती है, वो तब भी अकड़ में कहता है, तुझे नहीं पता मेरा भाई कौन है, राणा तंगा। अब जाट की आंखें ठंडी हो जाती है, एक गहरी सांस लेता है और कहता है, अब मुझसे राणा तंगा सॉरी बोलेगा। और फिर राम सुब रेड्डी, सोमोलू और बाकी गुंडे सबको गाड़ी में लादकर जाट चल पड़ता है उस शेर की मांद की तरफ जहां बैठा है सबसे बड़ा शिकारी, राणा तंगा। जाट अब राणा तंगा के घर में है। सोमोलू उसे देख बड़े भाई को बुलाता है। राणा तंगा आता है और जाट बिना घबराए, बिना रुके उसे सब कुछ बताता है। अब तू सॉरी बोलेगा। और सबको चौंकाते हुए राणा तंगा सॉरी बोल देता है। पूरा घर स्तब्ध है, एक पल के लिए जैसे जालिम जमीन भी शर्म से कांप गई हो। पर जाट वो बस मुस्कुराता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर वहां पड़ी फटी हुई महिला पुलिस अफसरों की वर्दियों पर पड़ती है। जाट रुकता है, वो एक एक वर्दी की नेम प्लेट पढ़ता है और उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। राणा तंगा कहता है, मैंने तुझे सॉरी बोल दिया, अब चुपचाप चला जा। पर जाट अब एक सॉरी से संतुष्ट नहीं। वो कहता है, जब से मैं इस गांव में आया हूं कुछ ना कुछ गलत देखा है। राम सुब रेड्डी के घर में पैसों के बॉक्स, सोमोलू की फर्जी स्टैंप फैक्ट्री और अब ये फटी वर्दियां। यहाँ कुछ बहुत बड़ा गंदा चल रहा है। फिर वो घर में तलाशी शुरू करता है और एक कमरे में उसे मिलती है सब इंस्पेक्टर विजय लक्ष्मी और बाकी महिला अफसरें। जाट उन्हें उनकी वर्दियां लौटाता है और उनके साथ उन्हें वहां से बाहर ले जाता है। लेकिन तभी राणा तंगा मुस्कुराकर कहता है, ले जा इन लड़कियों को, लेकिन याद रख इस गांव ही नहीं, सीज और गांवों पर मेरा राज है। शाम होते होते तू खुद मेरे पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा, जान की भीख मांगेगा। पर जाट कुछ नहीं कहता, बस उन्हें लेकर निकल जाता है शांत, लेकिन भीतर से अब ज्वालामुखी। जब जाट सब इंस्पेक्टर विजय लक्ष्मी और बाकी महिला अफसरों को लेकर निकलता है तो उसके पीछे राणा तंगा की मांग का सवाल आता है।
जिसने तेरे भाई को मारा उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? राणा तंगा का जवाब, अगर इसे यही मार देता तो दुनिया कुछ जानती नहीं। अब इसे सबके सामने झुकाकर मारूंगा ताकि हर कोई देखे मेरे भाई पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। ये सिर्फ बदला नहीं, घमंड की सबसे खतरनाक शक्ल थी। अब दूसरी तरफ जाट आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके लिए मुश्किलें यही खत्म नहीं थी। जैसे ही वह लड़कियों को लेकर गांव से बाहर निकलता है, राणा तंगा के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। जाट एक एक को धूल चटा देता है, लेकिन इसी दौरान एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अब जाट उसे लेकर गांव की तरफ लौटता है, इलाज की उम्मीद में, इंसानियत की उम्मीद में। गांव जहां वो उम्मीद लेकर पहुंचे थे, वो गांव सुनसान पड़ा था। ना कोई आदमी, ना कोई बच्चा, बस एक बूढ़ी अम्मा जो पानी लेकर आई। पर तब तक वो लड़की, जाट की आंखें नम थी, बाकी लड़कियां भी टूट चुकी थी। पर जाट ने हार नहीं मानी। उसने सीधा सवाल उठाया, ये सब हो क्या रहा है विजय लक्ष्मी? और वहीं से खुलता है वो राज जो सिर्फ जमीन जायदाद नहीं, पूरे इंसानियत के कत्ल की साजिश थी। राणा तंगा एक नाम नहीं, अब वो चीज गांवों का जल्लाद बन चुका था। सरकार खामोश, पुलिस बिक चुकी। राणा तंगा अब सिर्फ गुंडा नहीं था, अब वो एक मिशन पर था, गांव वालों को मिटाने का मिशन। पर क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड के एक अमीर बिजनेसमैन ने आंध्र प्रदेश के लोकल मिनिस्टर से सौदा किया था थोरियम के लिए। थोरियम वो रेडियो एक्टिव मेटल जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, और उसकी सबसे ज्यादा मात्रा अरुणाचल प्रदेश के कोस्टल एरिया में थी। सरकार सीधा कुछ नहीं कर सकती थी, तो सौदा हुआ अंडरग्राउंड। 2 करोड़ में बिक गया वो मंत्री, और उसने राणा तंगा को सौंपा गांव खाली करवाने का जिम्मा। अब राणा तंगा ने डर, मारकाट और फर्जी दस्तावेजों से हर गांव वालों से उनकी जमीन हथियाना शुरू कर दिया। जो नहीं माना, मारा गया। और वहीं से शुरू हुई थी वो चिट्ठी जो एक छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट को लिखी थी। वो बच्ची किसी ऐसे ही गांव की थी जिसे राणा तंगा खत्म कर चुका था। अब जाट को समझ आ गया था, ये लड़ाई राणा तंगा से नहीं, पूरे सिस्टम से है। लेकिन अब जाट पीछे नहीं हटेगा। अब उसकी लड़ाई उस बच्ची के एक सवाल से शुरू होगी। जिस गांव ने राणा तंगा से जमीन बचाने के लिए अपने अंगूठे तक काटकर प्रेसिडेंट को भेज दिए, वो गांव अब मिटा दिया गया था। हर बार की तरह सरकार खामोश और राणा तंगा की हुकूमत और बेखौफ। विजय लक्ष्मी की आंखों के सामने सब हुआ था, वो भी बंधक बनी, उसी के खिलाफ जिसने उसे इंसाफ का वादा किया था। अब जब जाट ने सब सुन लिया, उसने एक वादा किया, अब तेरा आतंक खत्म होगा राणा तंगा। जाट लड़कियों को लेकर पहुंचा पुलिस स्टेशन, लेकिन जैसे ही नाम लिया सोमोलू और राणा तंगा का, पुलिस इंस्पेक्टर के चेहरे पर सन्नाटा और डर दोनों आ गया, क्योंकि वो खुद भी राणा तंगा का आदमी था। तुरंत फोन घुमाया सोमोलू को, जाट आया है, थाने में है। सोमोलू बोला, उसे रोके रखना, मैं आ रहा हूं। और फिर शुरू हुआ थाने का युद्ध। जाट को जंजीरों में जकड़ा गया, पर जाट तो जाट है। सोमोलू आया, गुंडे साथ लाया, पर जाट ने सबका अंत कर डाला। थाने में ही सोमोलू, उसके भाई और वो भ्रष्ट इंस्पेक्टर, तीनों को मौत दी। अब जाट निकल चुका था, पर राणा तंगा को जब अपने भाइयों की लाशें दिखी तो उसके भीतर आग भड़क उठी। अब वो बोला, जाट तू मरा समझ। लेकिन कहानी में एंट्री होती है सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति की। अब वो आंध्र प्रदेश में था और उसने सच्चाई जान ली थी। डीसी's गांव राणा तंगा का आतंक बिल्कुल साफ। उसने राणा तंगा की फोटो डिटेल्स भेजी सीबीआई हेडक्वार्टर्स, और वहीं से आया सबसे बड़ा खुलासा, राणा तंगा इंडियन ही नहीं है। अब राणा तंगा का सच सामने आ चुका था, और ये सिर्फ गांवों की लड़ाई नहीं रही, ये एक देश की जंग बन गई थी। सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति के हाथ एक चौंका देने वाली जानकारी लगी। राणा तंगा ना कोई लोकल गुंडा, ना ही कोई माफिया, बल्कि वो तो था श्रीलंका के जाफरा टाइगर्स का डिप्टी कमांडर, एक ऐसा टेररिस्ट जिसने श्रीलंका से लेकर इंडिया तक दहशत का जाल फैलाया। लेकिन जब उसके अपने ग्रुप ने उसे निकाल दिया, वो भाग आया भारत। यहाँ एक करप्ट पुलिस वाले की मदद से फर्जी आईडी बनवाई और बन बैठा एक नकली भारतीय नागरिक। अब सत्यमूर्ति समझ चुका था, ये लड़ाई राणा तंगा बनाम जाट नहीं, बल्कि भारत बनाम आतंक बन चुकी थी। और इसीलिए उसने बिना देर किए इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर में कॉल किया।
मुझे एक खतरनाक आतंकवादी को पकड़ना है और मुझे स्पेशल फोर्सेस की जरूरत है। पर जवाब आया, इस वक्त कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है। एक भारी सन्नाटा फोन के उस पार, क्योंकि अब देश के सिस्टम और आतंक के बीच सीधी टक्कर थी। राणा तंगा खुलेआम घूम रहा था, 3 भाइयों की मौत का बदला लेने को तैयार। इसी वक्त इंडियन आर्मी का हेड एक नाम लेता है, एक नाम जो अकेला पूरी फौज के बराबर है। वो कोई आम सिपाही नहीं, वो है जाट। जाट रेजिमेंट से आया वो योद्धा जिसके कदमों में दुश्मन की कब्र खुदती है, जिसने अकेले कई ऑपरेशन को जीत में बदला। उसी पल आदेश जारी होते हैं, संदेश उड़ता है, जाट को बुलाया गया है। दृश्य बदलता है। राणा तुंगा पूरे गांव को बंधक बना चुका है। गांव वाले न झुके न बनते। राणा ने कई को मारा, डर फैलाया, पर वो लोग मिटने को तैयार थे, झुकने को नहीं। अब शुरू होती है आग की लकीर। गांव की धूल उड़ती है जैसे कोई तूफान आ रहा हो। जाट आता है, उसकी चाल में गर्ज है, आंखों में वज्र। पहले गुंडों को ठोकता है, हर मुक्का हर लात जैसे कोई फैसला दे रहा हो। फिर आमना सामना होता है। जाट बनाम राणा तुंगा। धड़कनों के बीच तलवारों की टंकार नहीं, बस एक ही हथियार था, जड़ाई होती है और खत्म होती है राणा तुंगा की दहशत। गांव वाले उसे जंजीरों में जकड़ते हैं। जिसने जिंदगी छीनने की कोशिश की, अब वो खुद लटक रहा है। और तभी वहां आता है सत्यमूर्ति। वो देखता है मैदान, सुनता है गांव वालों की सांसें और समझ जाता है ये कोई आम मिशन नहीं था, ये था एक कहानी का अंत और जाट की एक और जीत। सीधा प्रेसिडेंट को कॉल होता है, रिपोर्ट दी जाती है। ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह ने एक पूरा गांव अकेले बचाया है। बंदूकें अब चुप है, लेकिन जाट का नाम गूंज रहा है। जाट लौट गया, लेकिन उसकी कहानी अब हर दिल में दर्ज हो गई।